हेलो फ्रेंड, आज से हम लोग केमिस्ट्री का 14 चैप्टर यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है और ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था। तो ये क्या था, बर्जीलियस। किसने किया था, बर्जीलियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था। तो आंसर होगा यूरिया। प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषित किया गया कार्बनिक यौगिक यूरिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लीबेल तथा वांट हॉफ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो आंसर होगा लीबेल तथा वांट हॉफ ने। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है। यानी कि देखो, प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला यौगिक है वो है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। देखो, सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है कार्बन। क्या मिलता है, कार्बन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये वाला जो है आपको साथ इस तरह भी पूछ सकता है कि कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, कार्बन। चलिए, यानी कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं कार्बन। अगला क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना भाप श्रवण। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा भाप श्रवण। कार्बन यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है, क्या नाम है। तो आंसर होगा मेथेनॉल। मेथेनॉल नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इथिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो आंसर होगा इथीन। इथिलीन का IUPAC नाम क्या है, इथीन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, इथाइन। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा आपका इथेनॉल। C2H5OH का नाम क्या है, इथेनॉल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्लोरल का IUPAC नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ट्राइक्लोरोइथेनॉल, क्लोरो का। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक कौन है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि फिनॉल एक डैश यौगिक है।
कैसा यौगिक है? तो आंसर होगा एरोमेटिक। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। कैसा मूलक है? तो आंसर होगा OH। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एल्डिहाइड 17 नंबर, एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो आंसर हो जाएगा CHO। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? तो कौन सा रहता है? तो आंसर होगा C+O। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। तो आंसर होगा COOH। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंसर होगा क्रियाशील समूह। फिर से समझो, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह क्या कहलाता है? क्रियाशील समूह। स्वजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अलग तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से कितना का अंतर दिखलाता है? कितना का अंतर दिखलाता है? तो CH2 का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन समजात है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे CH4 एवं C2H6। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मिथाइल अल्कोहल का समजात है। तो मिथाइल अल्कोहल का समजात हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का समजात क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्वजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? किसी स्वजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ये आपका सही है। स्वजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अनुसूत्र से CH2 का अंतर दिखलाता है, ये सही है। किसी स्वजातीय श्रेणी के सभी सदस्य समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। एक स्वजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है, यही आपका सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है? तो ये एक स्वजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। क्या सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा आपका CnH2n+2। फिर से समझो क्या क्वेश्चन कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो आंसर होगा CnH2n-2। दोनों क्वेश्चन पहले सुन लो। देखो क्वेश्चन कहता है क्या कि 25 नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ठीक है, ये याद रखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। 26 नंबर एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो क्या होता है? तो आंसर होगा CnH2n-2। अगला क्वेश्चन एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? CnH2n। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2। लेकिन एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर देंगे? इसका देंगे CnH2n+2। CnH2n+2 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एल्केन का। तो देखो एल्काइन में माइनस होता है, ठीक है, और एल्केन में प्लस होता है। दोनों याद रखेंगे, एल्काइन में माइनस होता है, एल्केन में प्लस होता है। लेकिन एल्कीन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसका आंसर होगा CnH2n। क्वेश्चन नंबर
29। देखिए 29 क्वेश्चन क्या कहता है, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा CH। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों को मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर होगा एसिटिलीन एवं बेंजीन। निम्न में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं, एसिटिलीन एवं बेंजीन। इथिलीन एसिटिलीन नहीं होगा, मीथेन ईथेन नहीं होगा, प्रोपेन ब्यूटेन नहीं होगा, एसिटिलीन एवं बेंजीन दोनों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बेंजीन एवं एसिटिलीन के क्या होते हैं, तो आंसर होगा अणुसूत्र भिन्न भिन्न परंतु, अभी यहीं पढ़े ना, क्या पढ़े हम लोग, मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। ठीक है, अणुसूत्र भिन्न भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। किसके, तो बेंजीन और एसिटिलीन के। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है, इस यौगिक का अणुसूत्र होगा, तो आंसर हो जाएगा C2H4O2। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है, इस यौगिक का अणुसूत्र होगा C2H4O2। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा किण्वन। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों का धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को किण्वन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो आंसर होगा भंजन कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। कम वाष्पशील, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले, क्या बोल रहे हैं, कम वाष्पशील और उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो भंजन कहलाती है। ठीक है। ठोस कपूर तो हो गया ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, तो ये किण्वन का उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि किण्वन का उदाहरण है, अब बताओ इसका आंसर क्या दोगे, तो किण्वन का उदाहरण क्या है, दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना और गन्ने के रस से शराब का बनना। उपयुक्त सभी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन है, कैसा कथन है, तो आंसर होगा इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। ठीक है। बहुलीकरण के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बहुलीकरण का उदाहरण है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो होगा एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, ये भी बहुलीकरण का उदाहरण है। फॉर्मल्डिहाइड का ट्राई ऑक्सेन में परिवर्तन, ये भी बहुलीकरण का उदाहरण है। एसिटल्डिहाइड का पैराल्डिहाइड में परिवर्तन, ये भी आपका उदाहरण है बहुलीकरण का। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41
एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संघनन, बहुलीकरण, वाष्पन या अपस्फोटन? क्या आंसर देंगे इसका? तो इसका आंसर होना चाहिए बहुलीकरण, बिल्कुल सही आंसर है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है, क्या होता है? तो आंसर होगा पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समावयवी। मतलब ये हुआ कि अणु सूत्र समान और संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न, तो समावयवी। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अणु सूत्र में, संरचनात्मक सूत्र में, रासायनिक गुण में, उपयुक्त सभी में। क्या आंसर देंगे? तो आंसर होगा संरचनात्मक सूत्र में। ठीक है, यानी कि समावयवी यौगिक भिन्नता, यहाँ पे क्या पढ़े अभी? संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, किसके? समावयवी के। अणु सूत्र समान, संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न। यहाँ पे वही बोला है, समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो संरचनात्मक सूत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, क्या आंसर होगा? तो भौतिक गुणों में। समावयवी यौगिक जो है रासायनिक, अणुसूत्र, ये सब नहीं होगा, आंसर होगा भौतिक गुणों में। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चेन आइसोमर। क्या आंसर होगा? चेन आइसोमर। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। ऑप्टिकल आइसोमर मोर नहीं देना आंसर, पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, चेन आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? तो आंसर होगा हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन व एल्कोहल, ये सब नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है, क्या होती है? तो पेट्रोलियम ईथर होती है। ठीक है, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो आंसर होगा पेट्रोलियम। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन्स और
लिपिड्स। ठीक है, अब लिपिड्स प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स नहीं, हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट नहीं, हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स पाया जाता है कहाँ पे? पेट्रोक्रॉप्स में। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लैक्टस में उपस्थित कम अनुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? तो किस कुल से रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका क्या लिखा जानते हैं? यूफोबिरियासी। ठीक है, यूफोबिरियासी, ये आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम पढ़ते हैं इसको एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछ देगा एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लैक्टस में उपस्थित कम अनुभार में हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? तो आंसर होगा यूफोबिरियासी। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि मिट्टी के तेल का संगठन होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? C11 से C16। ठीक है, मिट्टी के तेल का संगठन। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है। क्या मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। फिर से समझिए, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल व एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 57, कहता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो आंसर होगा ऑक्टेन संख्या से। जिससे ऑक्टेन संख्या से। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका टेट्रामेथिल सीसा। टेट्रामेथिल सीसा आंसर हो जाएगा 59 का ये। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है। तो आंसर हो जाएगा लेड टेट्रा इथाइल। ठीक है, पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है लेड टेट्रा इथाइल। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है मिश्रित करने पर। क्या मिश्रित करने पर? तो पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। फिर से समझो, पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है मिश्रित करने पर पेट्रोल का अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो कैसे लगता है? तो आंसर हो जाएगा इसके ऑक्टेन संख्या से। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। हिमीभवन को रोकता है, पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। याद रखना 63 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। कैसा मोम है? तो आंसर हो जाएगा आपका पैराफिन मोम। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन मोम। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि स्पर्मेटिमोम कहाँ से प्राप्त होता है?
देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका व्हेल से। स्पर्मेटिमम कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल से। ताड़ के पत्ते से, शहद के छत्तों से, पेट्रोलियम से नहीं, व्हेल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? अब अर्न, मोम, कोल तार, पादप, गोंद ये सब नहीं होगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक वैसलीन। क्वेश्चन नंबर 67 का आता है कि पैराफिन किसका उत्पाद है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर देंगे? तो देखिए ये जो आंसर होगा ना, ये होगा पेट्रोलियम परिशोधक का। ठीक है, पैराफिन किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। क्या रहता है? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आंसर होगा मीथेन। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि मीथेन अणु की आकृति होती है। तो आंसर होगा समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है? तो कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कौन होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मीथेन के विषय में सही कथन है। क्या सही कथन है बताइए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये भी सही है। समझ रहे हो, मीथेन जो है ना दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति, जीव पदार्थों एवं जीवाणु के विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही है। और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य। किसका? संतृप्त का। तो ये सही है। अब कहता है इसे मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को ये भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। 75 का आंसर क्या होना चाहिए? ए नंबर। चलिए 76 कहता है कि निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस, अभी तो पढ़े थे मीथेन, ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। 77 कहता है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? तो आंसर होगा मीथेन गैस होती है। ठीक है, समझ में आया? कहता है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में कौन सी गैस होती है मुख्यतः? तो मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? ठीक है, देखो इसका आंसर जो होगा ना, ये भी गोबर गैस मीथेन का अवयव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। क्या है बायोगैस का मुख्य घटक? तो आंसर होगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? समझ रहे बात को?
यहाँ पर आंसर इसका क्या होगा पता है, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन जो है ना ये एलपीजी का मुख्य घटक है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये सब नहीं है, ब्यूटेन है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। ये भी कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। कौन सा मुख्यतः गैस है, अभी आपको बताए थे। देखो इसका आंसर आप मीथेन दे सकते हो। ठीक है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। क्या होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो खदानों में जो अधिकांश विस्फोट होते हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के मिश्रण से, एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। तो आंसर होगा हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। अब ये बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। इस सिगरेट लाइटर में जो प्रयुक्त होता है कौन सा गैस होता है, तो ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चले। क्या मिलाया जाता है पता है, मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि प्रशीतक फ्रियॉन है। कैसा फ्रियॉन है प्रशीतक फ्रियॉन, तो आंसर हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, प्रशीतक फ्रियॉन डाइक्लोरोमीथेन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। कौन सी गैस होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। गेहूं का खेत, धान का खेत, कपास का खेत, मूंगफली का खेत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है और इसका आंसर देंगे अब धान का खेत। मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, आंसर होगा समतलीय आकृति होती है। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है, समतलीय। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, तो वह कैसी प्लास्टिक है जानते हो, पॉलीइथिलीन। ठीक है, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है पॉलीइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है। कौन सी विषैली गैस बनाता है, तो आंसर होगा मस्टर्ड गैस। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है, मस्टर्ड गैस। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, भाप अंगार गैस नहीं होगा, मस्टर्ड गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आ जाओ। कहता है इथाइन एक उदाहरण है। ठीक है, बात को समझो। इथाइन जो है ना, एथाइन तो एक उदाहरण है त्रिआबंध वाले यौगिक का। ठीक है, उप संयोजकता यौगिक नहीं, द्विआबंध वाले यौगिक नहीं, एकल आबंध वाले नहीं, त्रिआबंध वाले यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग आता है। ये भी एसिटिलीन प्रयोग आता है। क्या आता है? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर होगा एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 98 आ जाओ। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एसिटिलीन। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है? एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है पता है? एसिटिलीन से। तो फिर से सुनो, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है एसिटिलीन से। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, वेस्ट्रॉन का जो रासायनिक नाम है ना वो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है मिथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। क्या आंसर देंगे? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है ना CaCO2 जल से उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन देता है। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो कहाँ इस्तेमाल होता है? तो आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रसतित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आंसर होगा फ्रीऑन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में है। क्या है? तो आंसर होगा डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में क्या है? डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हमारा फ्रिज वगैरह से निकलता है और ओजोन परत को ह्रास करता है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है कि ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है कि क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा संवेदनाहारक और फॉस्जीन उत्पन्न करता है। तो 2 और 3 आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? संवेदनाहारक और फॉस्जीन उत्पन्न करता है। 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका पायरीन से। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन से, पायरीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कि बिजली से
लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पायरीन अग्निशामक। ठीक है, याद रखेंगे, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है कि शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका एसीटोन। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कि अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है। कैसा तत्व होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अल्कोहल में अवयवी तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर होगा CH3OH। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि एंटीफ्रीज एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो मिथाइल अल्कोहल व जल का। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मिथाइल अल्कोहल व जल का। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है जल में विलेय है। क्या विलेय है? तो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जल में विलेय है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 117 शराब में उपस्थित रहता है। क्या रहता है? तो आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। शराब में उपस्थित क्या रहता है? इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है एल्कोहलिक पेयों में होता है। क्या होता है? तो आंसर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहलिक पेयों में इथाइल अल्कोहल होता है। अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, अन्य अल्कोहल के नाम से जाना जाता है ग्रेन, यानी कि अनाज से जो बनाया जाता है शराब, उसको इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? किडनी पर, लीवर पर, हृदय पर या आंत पर? तो आंसर होगा लीवर पर। ठीक है, किडनी नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, आंत नहीं होगा, लीवर। बोला जाता है शराब ज़्यादा मत पियो, लीवर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो ये आंसर हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती है? तो ये किस काम आती है? तो आंसर हो जाएगा वर्निश बनाने में विलायक के रूप में। विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती है? वार्निश बनाने में विलायक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि पावर अल्कोहल है। क्या है? तो आंसर हो जाएगा ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि टिंचर आयोडीन है। क्या है टिंचर आयोडीन? तो यह है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि विकृतीकृत अल्कोहल क्या है?
अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है पंगनी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ होता है, यानी कि विकृतीकृत अल्कोहल है, पानी के लिए ठीक नहीं। पीने है, सॉरी ज़्यादा देर हो गया, अब थोड़ा देर विराम चाहिए। कहता है विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, पीने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं, विकृतीकृत। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि संशोधित स्पिरिट होती है, क्या होती है, तो आंसर हो जाएगा 95% इथाइल अल्कोहल। संशोधित स्पिरिट होती है 95% इथाइल अल्कोहल होती है, संशोधित स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 127, परिशुद्ध अल्कोहल होता है, क्या होता है, तो आंसर होगा 100% इथाइल अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% इथाइल अल्कोहल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि दाढ़ी बनने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। इस घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है, तो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उस चेहरे पर ठंडक महसूस होती है, यह घोल में यह गुण किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है, इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है किण्वन कैसी अभिक्रिया है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर देना है एल्कोहलिक खमीरन इथाइल अल्कोहल, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो किण्वन की जो क्रिया में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि गैसोहॉल और गैसोलीन निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का। गैसोहॉल यानी कि गैसोलीन और गैसोहॉल, गैसोलीन और निम्नलिखित में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है, गैसोहॉल गैसोलीन किसका मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 कहता है C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो किसका रासायनिक सूत्र है, आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, इथाइल अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 134 कहता है कि मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका वुड अल्कोहल का। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, वुड अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो शराब तो किण्वन से होता है, बिल्कुल सही है। इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल के से करने पर प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। फिर से समझो, इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक आम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से, क्या आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, तो आंसर होगा पंगनी और इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में
एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? पानी और इथिलीन ग्लाइकोल। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर होगा फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है। ठीक है। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मल्डिहाइड से। क्वेश्चन नंबर 141 कहलाता है कि यूरोट्रोपिन है क्या है? तो आंसर हो जाएगा हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, यही आंसर होगा। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोट्रोपिन क्या है? हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है कि एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? तो किसके बीच नहीं हो सकता है? एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर के बीच नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल या एसीटोन, इनमें से सही। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, इनमें सभी। काष्ठ में प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल होता है क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका 10% एसिटिक अम्ल। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आंसर होगा ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्ट्रीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कि फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लाल चींटी। क्वेश्चन नंबर 147 कहता है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल का द्रव्य पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? ठीक है, तो देखो ये जो सिरका में उपस्थित होता है ना, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि शीरा अति उत्तम कच्चा माल है। कैसा माल है? तो आंसर होगा एसिटिक अम्ल के लिए। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। क्वेश्चन नंबर 150 टमाटर सॉस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है कि सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है कि सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड के कारण। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है कि सिरका होता है, सिरका क्या होता है? तो होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। सिरका होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। क्वेश्चन नंबर 154 दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है लैक्टिक एसिड के कारण। क्वेश्चन नंबर 155 कहता है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के
कारण। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? साइट्रिक एसिड ये नींबू में होता है। क्वेश्चन नंबर 157 देखो सूची वाला। देखो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है तो ए का 3 मिला। अब ए का 3 देखो कितने ऑप्शन में है, बी में भी है, डी में भी है। एसिटिक अम्ल साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है ना, सी का 1 मिला। देखो सी का 1 कहाँ है, तो डी नंबर में है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताते हैं। देखो आपको पता चल गया कि लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, 3 यहाँ मिल गया। 4 अब है, बी का 4 है, तो एसिटिक अम्ल आपको सिरका पढ़ाए भी अभी। उसके बाद 1 है आपका साइट्रिक अम्ल नींबू, और ब्यूटायरिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन। ठीक है, इसका आंसर डी। 158 कहता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो अंगूर में जो पाया जाता है ना, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल नहीं। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। आंसर होगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, टार्टरिक अम्ल को बेकिंग पाउडर में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फॉर्मिक, साइट्रिक नहीं, एसिटिक भी नहीं, ऑक्जेलिक सही है। क्वेश्चन में 162 कहता है कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्जेलेट। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में होता है, फेरस ऑक्जेलेट। क्वेश्चन में 163 कहता है कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 164 कहता है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 165 कहता है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, क्या बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित क्रिस्टल ना बन सके। क्या आंसर देंगे इसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिकों से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। ये भी ना ऑक्जेलिक अम्ल से ही निकाला जाता है। 167 का आंसर ए दे देना है। 168 कहता है कि पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है, किस रूप में होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में होता है। 168 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। 169 का सी पूर्तिरोधी के रूप में किया था। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, पूर्तिरोधी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया, किसको तैयार किया गया, तो आंसर हो जाएगा यूरिया को। क्वेश्चन नंबर 171 कहता है यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH2CO NH2, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 172 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कार्बाइड के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा यूरिया को।
निम्नलिखित में से किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया को। क्वेश्चन नंबर 173 कहता है कि निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? तो आंसर होगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 174 कहता है कि यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा एमाइड के रूप में होता है। ठीक है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 175 कहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है वोलर ने। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोहलर ने। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? फिनॉल को। एरोमेटिक किसको कहा जाता है? फिनॉल को। सॉरी इसका गलत हो रहा है। बेंजीन को कहा जाता है। ठीक है, ये ठीक है वोलर, ये ठीक है बेंजीन। एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बेंजीन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 आ जाओ। कहता है कि गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम क्या है जानते हो? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सेन क्या लिखा है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 179 कहता है गैमेक्सिन है एक क्या है? आंसर हो जाएगा कीटाणुनाशक। गैमेक्सिन है एक कीटाणुनाशक। क्वेश्चन नंबर 180 कहता है कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन याद रखेंगे। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 181 कहता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन है एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा विस्फोटक। ट्राई नाइट्रोबेंजीन है एक विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 182 कहता है कि ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है एक क्या है? तो आंसर हो जाएगा विस्फोटक। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन है एक विस्फोटक। क्वेश्चन नंबर 183 कहता है कि मिर्बेन का तेल डैश के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन के नाम से जाना जाता है। मिर्बेन का तेल डैश के नाम से जाता है? नाइट्रोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 184 कहता है कि रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है क्या प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा एनिलीन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोफिनाइल टेट्रोमिथेन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, 185 का आंसर बी होगा। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस का दवा बनाने का काम आता है बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनी में को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक है क्या यौगिक है? तो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। टमाटर की चटनी में अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए मिलाया जाने वाला यौगिक सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 189 कहता है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। ठीक है,
फलों के रस को सोडियम बेंजोएट, और टमाटर के चटनी में जो अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, यानी कि 188 का भी डी, 189 का भी डी, यानी कि ताज़ा कम सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 190 का आता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। बात को समझ रहे हो? सबका आंसर ये दे रहे हैं क्योंकि खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयुक्त होता है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 191 का आता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, क्या रसायन है? तो सोडियम बेंजोएट। 192 का आता है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, फूड प्रोसेसिंग हेतु क्या होता है जानते हैं? बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो क्लोरोएसीटोफिनोन। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसीटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कहता है? कार्बनिक अम्ल है C6H5OH। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोलिक अम्ल क्या है? C6H5OH। एक 195 कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, क्या नाम था? तो ऑप्शन हो जाएगा 195 का आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 196 कहता है कि नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है, क्या स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा कोल तार। नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार। ठीक है, और भोपाल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रासदी, और इसका क्या हो जाएगा? नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल तार। 197 कहता है कि निम्नलिखित आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पीड़कनाशी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती थी? पीड़कनाशी। 1984 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? पीड़कनाशी। क्वेश्चन नंबर 198 टेफ्लॉन क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। 199 कहता है कि और लॉर्न किससे बनने वाला पॉलीमर है? किससे बनने वाला है? तो आंसर होगा एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल का। ठीक है, और लॉर्न किससे बनने वाला पॉलीमर है? एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल और लॉर्न। क्वेश्चन नंबर 200 कहता है कि क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? PVC। क्लोरोइथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है PVC। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़, ठीक है, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 202 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा नायलॉन। ठीक है, यानी कि ऊन, रेशम, चमड़ा, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 203 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? टेफ्लॉन पॉलीमर नहीं है। बाकी बात नायलॉन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टायरी, ये सब क्या है हमारा? ये सब पॉलीमर है। ठीक है, तो क्या नहीं है इसमें पूछा था? टेफ्लॉन पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। क्या आंसर होगा? पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। अब पॉलीयूरेथेन, ये आंसर आपका, ये आंसर नहीं उपयोग किया जाता है, तो ये नहीं किया जाता है। पॉलीस्टायरीन नहीं किया जाता, पॉलीएमाइड नहीं किया जाता, पॉलीकार्बोनेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 205 कहता है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? ठीक है, तो क्या आंसर देंगे इसका? टेफ्लॉन का जो है ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 206 कहता है कि प्लास्टिक वस्तुतः है। क्या है प्लास्टिक वस्तुतः? तो आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। प्लास्टिक वस्तुतः क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 207, बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड का। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। क्वेश्चन नंबर 208, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है विनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? विनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 209 कहता है कि टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण से होता है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। क्वेश्चन नंबर 210 कहता है कि बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। बरसाती किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 211 कहता है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीइथिलीन या फिर टेट्राक्लोरोइथेन। क्या आंसर देंगे? तो इसका आंसर होगा पॉलीइथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 कहता है कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो बैकेलाइट। यानी कि टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बैकेलाइट के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 कहता है, अब देखो टेफ्लॉन आंसर नहीं देना, वीटल नहीं देना है और गिलपटल नहीं देना है, बैकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 213, मोम क्या है? एस्टर, क्षार, एल्डिहाइड या लवण? क्या आंसर देंगे इसका? तो आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूछा गया है कि मोम वैक्स क्या है। ठीक है, तो आंसर होगा एल्डिहाइड है। एस्टर, क्षार, लवण नहीं, एल्डिहाइड। ला एक है प्राकृतिक अपरूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर देंगे? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। क्वेश्चन नंबर 215 कहता है कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। क्या नाम है? तो आंसर होगा डेक्रोन। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है डेक्रोन। क्वेश्चन नंबर 216 कहता है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। क्या रेशा था? तो आंसर होगा नायलॉन रेशा था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन। पॉलिस्टर, टेरिकॉटन, रेयॉन नहीं, ये नायलॉन सबसे पहले निर्मित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 217 कहता है कि हेक्सा मिथाइलिन डाइमाइन और
एसिडिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? क्या होता है? तो आंसर होगा नायलॉन 66। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एसिडिक एसिड के संघनन में से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66 होता है। क्वेश्चन नंबर 218 का आता है कि नायलॉन है एक, क्या है? तो आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। ठीक है, नायलॉन है एक पॉलीएमाइड। क्वेश्चन नंबर 219 आ जाओ। कहता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो एक आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। क्वेश्चन नंबर 220 कहता है कि रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज का। ठीक है, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज का। क्वेश्चन नंबर 221 कहता है कि प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो आंसर होगा गंधक के साथ गर्म करना। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना। क्वेश्चन नंबर 222 कहता है कि निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? कौन अभिक्रिया करता है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 223 कहता है कि फूलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है फ्रक्टोज के कारण। फूलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 224 देखिए। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक है? किसके यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 225 कहता है कि क्लोरीन से को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 226 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है अगर आ जाए तो आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर। नाइट्रोक्लोरोफॉर। क्वेश्चन नंबर 227 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो आंसर हो जाएगा आपका TNG। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो TNG। क्वेश्चन नंबर 228 कहता है कि प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? तो आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। प्रेशर कुकर का जो है पकड़ने वाला होता है ना हैंडल, वो बेकेलाइट का बना था। क्वेश्चन नंबर 229 कहता है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 230 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। ऊन, चमड़ा, रेशम ये प्राकृतिक है, नायलॉन मानव निर्मित है, यानी कृत्रिम विधि ऐसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो है ना प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज नहीं, सेल्यूलोज।
क्वेश्चन नंबर 232 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जाइमेज। फिर से समझो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 233 कहता है कि औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है, क्या मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। औषध में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एस्पिरिन। क्वेश्चन नंबर 234 कहता है कि एक्रिलीन है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका फाइबर है, फाइबर। एक्रिलीन क्या है? फाइबर है। क्वेश्चन नंबर 235 और लास्ट क्वेश्चन है, रबड़ किसका उत्पाद है? लैक्टेस का। रेशा, राल, गोंद ये सब का नहीं होगा, लैक्टेस। रबड़ किसका उत्पाद है? लैक्टेस का उत्पाद है। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर भी मैं यहाँ रख देता हूँ। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई गलती लग रहा हो, तो इस आंसर को एक बार आप चेक करके सेटिस्फाइड ज़रूर हो जाइए कि सच में आंसर सही था। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी हम एक ही वीडियो में कंप्लीट किए और वीडियो कम से कम 1 घंटा 21 मिनट का बन चुका है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका मास्टर वीडियो केमिस्ट्री का ये लास्ट था और इसका आगे का जो हम पढ़ा दिए हैं आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं मास्टर वीडियो का, ज़रूर देखना। बहुत मज़ेदार चैप्टर, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। एक ही वीडियो में सारा का सारा क्लियर कर दिए हैं क्वेश्चन। तो आप रिवीजन अगर करते हैं तो बेहतर रहेगा यहाँ से।